नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, लगातार आपको ये बात बताई जाती है, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस देखने हैं और उससे संबंधित फैक्ट्स को भी रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। हमसे पूछा गया है किस वर्ड को, इंग्लिश का जो शब्द होता है उसको, जो भी डिक्शनरीज हैं फेमस, उसको वर्ड ऑफ द ईयर है ना, किसी एक को चुना जाता है और घोषित किया जाता है। तो 2024 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ ईयर नामित किया गया था ब्रैट वर्ड को, ठीक है। ब्रैट वर्ड का मतलब होता है काइंड ऑफ मतलब शरारती बच्चा जो हो ना, ढीठ बच्चा टाइप का, तो उस सेंस में यूज होता है। हाल ही में किस देश की दीप्ति गुरंग को UNHCR एक संस्था है ना, यूएन से की बॉडी कह सकते हैं, ठीक। तो इसके द्वारा 2024 के नान सेन शरणार्थी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये बेसिकली नेपाल की रहने वाली हैं और इन्होंने काफ़ी सारे मतलब कह सकते हैं कैंपेन में पार्टिसिपेट किया जो नेपाल का सिटीजनशिप लॉ है उसके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया इस पर्टिकुलर अवार्ड से। हाल ही में किसने बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो अपॉइंटमेंट्स भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। 1 नवंबर 2024 से जो है राष्ट्रपति हैं बोत्सवाना के, ये डुमा बोको, ऑप्शन बी। 2 से 22 नवंबर तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2024 की जो है 15वें संस्करण का आयोजन हुआ। तो बेसिकली वज्र प्रहार यूएस और इंडियन आर्मी के बीच आयोजित होता है और ये जो है एक ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है यूएस में, वहाँ पे आयोजित हुआ, ठीक है। 1 से 12 नवंबर तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 2024 की ही बात हो रही है ना। तो ये 9th एडिशन था और भारत और इंडोनेशिया के बीच का ये एक्सरसाइज है, ठीक है। ये जो है जकार्ता में आयोजित हुआ था इंडोनेशिया में। लोकेशंस भी पूछी जाती हैं तो ध्यान रखनी जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो हमारा है, इसने देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया। तो लेह में बेसिकली एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं, है ना, एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे अर्थ के बाहर एक सस्टेनेबल बेस स्टेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। उसके जो कह सकते हैं पॉसिबल एक मतलब डिटर्मिनेंट्स हैं, है ना, उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर साइट पे, है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 नेविगेटिंग मैरीटाइम चोक पॉइंट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो ये जो है ओशनिक हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप्स वगैरह के थ्रू, उसके रिव्यू से संबंधित एक रिपोर्ट है जिसको एक संस्था है ये यूएन की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, इसने रिलीज किया है। हाल ही में किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका एक एंटी करप्शन यूनिट है, तो उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए थे ये सुमति धर्मवर्धन, ऑप्शन बी, ठीक। और ये अभी वर्तमान में जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, ये भी जानना जरूरी है आपको, तो ये है जय शाह, है ना, भारत की तरफ से ही। नेक्स्ट है हाल ही में किसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड एक संस्था है, इसके एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। देखिए विभिन्न तरह के जीव पृथ्वी पाए जाते हैं, जैसे
अब जैसे इसकी बात करें तो ये कनेक्टिंग लिंक माना जाता है रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में, ठीक। जैसे पहले डायनासोर्स थे, है ना, तो उनके विलुप्त होने और फिर जैसे अभी वर्तमान में हमें बर्ड्स देखने को मिलती हैं, तो लगभग दोनों के ही फीचर इस पर्टिकुलर प्राणी में पाए जाते थे। इसकी पिक्चर आप एक बार सर्च करके देखिएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? तो जीडीपी जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एक वर्ष भर के, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में, तो उसी जीडीपी में से, है ना, आप माइनस कर दीजिए डिप्रिसिएशन, है ना, यानी कि मूल्यह्रास, तो वो होता है हमारा एनडीपी। जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं एटलीस्ट, है ना, इकोनॉमी के हमारे, ये प्लीज सब पढ़ लीजिए, कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या समायोजित सकल आय के अंतर्गत शामिल होता है? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम बेसिकली किसी इंडिविजुअल के रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए आप ही हो, कोई इंडिविजुअल है ए, तो एक वर्ष के भीतर, है ना, उसकी ग्रॉस इनकम में क्या क्या कंपोनेंट हैं, ग्रॉस इनकम माइनस कह सकते हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस जैसे टैक्सेस वगैरह। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, है ना, मान लीजिए किसी आपके डिपॉजिट्स वगैरह से इंटरेस्ट आ रहा है, किसी पर्टिकुलर शेयर वगैरह का डिविडेंड, और फॉरेक्स गेन, है ना, कंपनी के रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो ये तीन चीज़ें तीनों ही हैं। इसको थोड़ा जो है डिटेल में पढ़ कर देखिए एक बार। इंडियन इकोनॉमी इसमें से क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आज़ादी के बाद यही मॉडल अपनाया गया मिक्स्ड इकोनॉमी का, जिसमें दोनों ही सेक्टर कार्य कर सकें। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न के रूप में जाना जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी की अभी स्टेट देखें हम क्या है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में हम काउंट करते हैं इसे, है ना, वर्ल्ड लेवल पे भी रिकॉग्नाइज इसी रूप में किया जा रहा है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसने आधिकारिक रूप से सकल राष्ट्रीय खुशहाली को देश की प्रगति का माप घोषित किया है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ टर्म है ना, भूटान में फॉलो किया जाता है, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं इसे, है ना। तो ये जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी, है ना, अराउंड 2008 में इंक्लूड किया गया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये जो है भूटान ही है अपना। भारत के कृषि क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बेरोजगारी के अलग अलग रूप हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी से निजात पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी के बारे में भी पढ़ लीजिए क्या होता है इन सब में। हालांकि अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, भारतीय कृषि की अगर हम बात करें, तो जैसे आपके घर में ही मान लीजिए सपोज 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक है। अब उसमें कृषि करने के लिए एक पर्टिकुलर समय पे मान लीजिए 3 से 4 लोगों में वो काम हो जाता है, लेकिन अगर आपके घर में ही 10 से 12 लोग हैं, तो आमतौर पर घर वाले क्या करते हैं कि इसमें से मैक्सिमम लोग उसी पर्टिकुलर कार्य को करने में लग जाते हैं अगर वो फ्री हैं, है ना। तो हो क्या रहा है, 3 से 4 लोग की आवश्यकता है, लेकिन इसमें लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, है ना। तो वो क्या है, काइंड ऑफ मतलब जबरदस्ती के कह सकते हैं लगाए हुए लोग उस पर्टिकुलर कार्य के लिए हैं, है ना। तो इस स्थिति को ही, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। नाबार्ड के बारे में हमने पहले बात की हुई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई जो है 12 जुलाई 1982 को, इसको ध्यान रखेंगे। कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी, है ना, तो इनिशियल कैपिटल जो उसका था वो 100 करोड़ रुपए, ठीक। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो इंश्योरेंसेस वगैरह आप कराते हैं, तो उसकी रेगुलेशन की जो अथॉरिटी नेशनल लेवल की है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो है मोस्टली क्या है कि जो फेमस हमारी इस तरह की बॉडीज हैं, या तो मुंबई में उनके हेडक्वार्टर्स हैं या दिल्ली में, बट इसका जो है वो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो संसद का एक्ट बना था ये 1956 में, ठीक है। हमारा खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट, और इसी एक्ट के ही प्रावधानों के तहत हमारा जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, इसकी स्थापना की गई, जो देश में खादी और खादी से संबंधित विलेज इंडस्ट्रीज जो है उसको डेवलप करने के उद्देश्य से कार्य करता है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कृषि की जो हमारी फसलें हैं उसके लिए सीजन से पहले एमएसपी की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो जो है एक हमारी इस विकल्पों में से फसल है जिसमें एमएसपी के स्थान पे एफआरपी घोषित किया जाता है ना, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो
कौन सी फसल है ये? तो ये जो होता है हमारा गन्ना, ऑप्शन सी। इसमें से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो एमएसपी की जो घोषणा की जाती है या मतलब रिकमेंडेशन की जाती है, तो सरकार बेसिकली उसको फिर अनाउंस करती है। तो सीएससीपी है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। नेक्स्ट है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इस नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो कॉन्सेप्ट ये जो है, ये थॉमस ग्रेशम इकोनॉमिस्ट थे, इनके द्वारा दिया गया। थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे 10 रुपए का सिक्का है, मान लीजिए हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो सिक्के क्या होता है, मेटल से बने होते हैं। तो मान लीजिए एक सिक्के का मेटल जो है काफ़ी अच्छा है, उसकी कीमत जो उसमें मेटल यूज़ हुआ है वो 7 से 8 रुपए का मेटल उसमें यूज़ हुआ है। अगर उसको पिघला करके या उसको डिफॉर्म करके दोबारा यूज़ किया जाए तो 7-8 रुपए की लागत उसमें से निकल आएगी। दूसरा सिक्का है जिसमें बनाने में लागत उसकी 2 से 3 रुपए आई है, ठीक है। तो इकोनॉमी में होता क्या है, अगर इस दो तरह के सिक्के हैं ना, सेम फेस वैल्यू के, बस उसमें उसका जो कह सकते हैं मेटल क्वालिटी या जो बनाने की टेक्निक है वो अलग है। तो ऐसी स्थिति में लोग करते क्या हैं कि जो ये 2 से 3 रुपए वाले फेस वैल्यू का सिक्का है, मतलब उसकी कॉस्ट आ रही है, तो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो ये अच्छा वाला सिक्का है उसको होल्ड करके रखते हैं अपने पास, है ना, स्टॉक करके, या उसको एक तरीके से उसका मेटल यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे सिक्के क्या होता है, आप देखते हैं ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे सिक्के इकोनॉमी से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उसका होर्डिंग करने लगे हैं लोग या उसको डिफॉर्म करके यूज़ कर ले रहे हैं, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। इसमें से किसको पिगावियन कर के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? इस तरह के कर जो है, जो जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कह सकते हैं होती है, उन चीज़ों पे लगाया जाता है, ऐसी एक्टिविटीज़ पे। तो इन विकल्पों में से जैसे कार्बन टैक्स को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरमेंटल हार्म पे, है ना, कार्बन का जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, तो उस प्रकार का एक टैक्स हो सकता है। इसके अलावा जैसे टोबैको टैक्स, है ना, ये शुगर वगैरह का जैसे जो टैक्स है, क्योंकि हेल्थ पे असर कर रहे हैं, है ना, फ्यूल के टैक्सेस क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए ये सब लगाया। तो इस तरह के कर जो है ना, इनको इस कैटेगरी में काउंट करते हैं। निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखला के पश्चिम से पूर्व अनुक्रम की सही पहचान कीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से में है, ये आपको हमको कमेंट करके बताना है। आप इसको मैप पर लोकेट करेंगे। इसका सही क्रम है गारो, खासी, जयंतिया और नागा हिल्स, ठीक, ऑप्शन सी। मैप पे इनको देखिए। इन विकल्पों में से भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मैप पे लोकेट कीजिएगा। वेस्टर्न घाट का पार्ट है कार्डेमम हिल्स, केरला में। निम्नलिखित में से किसको मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? मोलासिस बेसिकली जैसे एक हमारा बाई प्रोडक्ट होता है ना शुगर मेकिंग प्रोसेस में, इसको हम एक स्वीटनर के तरीके भी यूज करते हैं, ठीक। तो इसी के नाम से मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है मिजोरम। ऐसा क्यों है? क्योंकि मिजोरम स्टेट में आप देखेंगे तो कई तरह की रोलिंग हिल्स हमारी हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं, है ना, लेक है। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं सॉफ्ट डिपॉजिट का एक मतलब जियोग्राफिकल रीजन से है, तो उस हिसाब से इसको कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की विशिष्ट विशेषताओं में से एक काली मिट्टी वाला एक क्षेत्र है, जिसको हम किसानी रूप में जानते हैं। तो रेगुर सॉइल का क्षेत्र पहले भी हमने बताया है, ये डक्कन ट्रैप, ऑप्शन बी, जो बेसाल्टिक लावा के डिपॉजिट से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। थोड़ा सा इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इधर गोवा से लेकर कर्नाटका तक के कुछ क्षेत्र, इनको हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर इसके नीचे से, है ना, टिप तक नीचे ये मलाबार कोस्ट है। अब बात हो रही थी ना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। फिर हमारा इस साइड देखेंगे ईस्टर्न में, तो जो है कोरोमंडल कोस्ट, फिर इसके ऊपर हमारा ये नॉर्दर्न सरकार, फिर उत्कल प्लेन्स, है ना। तो इस तरीके से कुछ है। इधर कन्नड़ का हमारा प्लेन हो गया। तो अब ईस्टर्न में हमारा पड़ेगा कौन सा इसमें से? कोरोमंडल, तो यही वेस्ट में नहीं है। कयाल निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो जो है कयाल बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इधर केरला में लगून लेक्स होती हैं उसको हम कयाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट यही हो गया, उस क्षेत्र में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इस विकल्पों में से प्राचीन बंदरगाह लिखे हैं और कौन सा मालाबार तट पर स्थित है?
अभी हमने डिस्कस किया हमारा नीचे वाला इधर केरला का जो क्षेत्र है मालाबार कोस्ट के रूप में हम जान रहे हैं, तो कर्नाटका सॉरी कर्नाटक कह रहे हैं, केरला में ये स्थित हुआ करता था मुजेरिस, है ना, जिसमें मेनली सिल्क और स्पाइसेस का ट्रेड होता था रोमन, ग्रीक और अरब्स को। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैलाश पर्वत श्रृंखला हिमालय की किस श्रृंखला का हिस्सा है? पहले भी हमने डिस्कस किया, हमारे जो हिमालय की रेंजेस हैं उसमें पड़ने वाली ये मतलब पास होने वाली रिवर्स या फिर पड़ने वाली जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इसको मैप पे प्लीज लोकेट करें। इससे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और इस तरीके से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कैलाश जो हमारा पार्ट है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जो कि इसका लोकेशन तिब्बत वाला रीजन जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा पर्वत दुनिया का स्तंभ माना जाता है? माउंट कैलाश जो है ना, ये आप देखेंगे मानसरोवर और आकस्ता लेक्स के अराउंड जो स्थित है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से या फिर बौद्ध या कुछ और लोगों के द्वारा इसको पवित्र स्थल के रूप में भी माना जाता है ना। तो इन सब कारणों से इसको एक तरीके से दुनिया के स्तंभ के रूप में भी कई बार रेफर किया जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को दर्शाता है? काफ़ी फेमस ये टेम्पल है जगन्नाथ प्रभु का जो है उड़ीसा में। तो यहाँ पे इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही एक नाट मंदिरा करके कह सकते हैं मतलब एरिया है। ठीक है, तो जहाँ पे एनुअल परफॉर्मेंसेज में ओडिसी डांस को भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो वही चीज़ पूछी गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया? तो भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे ये चंद्रशेखर जी। ऑप्शन सी। इनका लगभग 7 महीने कार्यकाल रहा, नवंबर 1990 से जून 91 तक। लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित है भारत के किस राज्य में स्थित है? रॉक कट केव है बेसिकली यहाँ पे जहानाबाद बिहार में। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? हमने पहले भी सती प्रथा की चीज़ों को डिस्कस किया है, जिसमें पति की मृत्यु पे महिलाएं खुद को भी है ना एक तरीके से अपना जीवन समाप्त कर लेती थी उसी चिता की अग्नि से। तो बेसिकली इसका एविडेंस जो हमें ये मिलता है इंस्क्रिप्शनल, तो भानुगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन है एरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है लोकेशन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई थी? तो पेपर करेंसी की बात करें तो ये जो है ब्रिटिश शासनकाल में 1861 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति यानी कि इकोनॉमिक सप्लाई कह सकते हैं, तो ये निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? तो देखिए इकोनॉमी के कई सारे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। इसको अलग से भी आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये टर्म्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक सप्लाई, यानी कि सपोज करेंसी अगर मार्केट में सप्लाई की जा रही है ना, तो प्राइमरली वो क्या इफेक्ट करेगी? तो प्राइस लेवल इकोनॉमी में, है ना, जो मतलब सप्लाई होगा तो डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करेगा ओवरऑल जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइस को। ठीक, तो ऑप्शन बी। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप किया गया था 1951 में सिंदरी झारखंड में, है ना। ऑप्शन बी, है ना, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। भारत में पूछा जाता है कि कितनी बार या किन किन वर्षों में इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन किया गया। सबसे पहली बार जो हमारा डिवैल्यूएशन आज़ादी के बाद हुआ 1949 में, फिर सेकेंड टाइम 66 में, और तीसरी और चौथी बार ये मतलब तीसरी बार का एक ही वर्ष है, उसमें जुलाई में बेसिकली 1 जुलाई 1991 और एक दूसरा था 3 जुलाई 1991, है ना। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है भारत में निर्गमन प्रणाली, बेसिकली जो करेंसी नोट्स हैं, तो नोट इशू किस आधार पे आधारित है? तो आरबीआई जो है करेंसी नोट्स को इशू करने की उसकी अथॉरिटी है, और वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ना इसका पालन करते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, गोल्ड के रिजर्व और ये फॉरेन सिक्योरिटीज
है ना। एक स्कीम है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो अगर इसकी बिक्री बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो इसकी बिक्री से कोई राशि प्राप्त होती है तो सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो इससे या फिर इस तरह की जो अदर स्कीम्स हैं उसका जो भी फंड आता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में एक तरीके से डिपॉजिट होता है। देश में विभिन्न स्थानों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से किसके समान मानी जाती है? तो जैसे मान लीजिए ताजमहल का एग्जांपल लें, कोई भी फॉरेन ट्रैवलर वहाँ विजिट कर रहा है ना? तो आपने देखा होगा कि जैसे सपोज ऐसे मॉन्यूमेंट्स में जाने में इंडियन लोगों की जो टिकट के मान लीजिए प्राइस 20 रुपए है, फॉरेनर्स के लिए वो करीब बहुत ज़्यादा होता है, करीब 400-500 रुपए पर पर्सन होता है वो, है ना? तो एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही है, तो इसको हम एक्सपोर्ट काउंट करते हैं, है ना? यानी कि निर्यात। भारत में हरित क्रांति शुरू की गई, है ना? फर्स्ट जैसे 1966 से शुरू हुई, इसको भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पे दूसरी हरित क्रांति के संबंध में कुछ हमारे पास कथन है, उसके बारे में क्या सही है ये बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? तो पहले आप एक बार चारों स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। ठीक, आपने चारों ऑप्शंस देख लिए। अब कौन कौन से ये सही हैं, हमको इस उत्तर का मतलब प्रश्न का जो उत्तर है कमेंट करके बताइए, इस कोड को देख करके, ठीक है? और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे पेड ग्रुप्स जितने भी हैं, है ना? उसमें 15% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 28 फरवरी तक के लिए, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके। आपका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है ना? तो तैयारी करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, बिल्कुल अभी से लग जाइए इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और मेंस के प्रिपरेशन के जो ग्रुप्स हैं इनके साथ भी जुड़ सकते हैं, इसके अलावा प्रीलिम्स के भी ग्रुप्स में। ठीक, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी, ठीक है? और इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके उत्तर को कमेंट करें, मैप वाले क्वेश्चंस को प्लीज़ मैप पे देख लीजिएगा, और हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।